नमस्कार। पिछले एपिसोड में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। आज उसी के अगली कड़ी में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 2 सामाजिक अध्ययन चतुर्थ सेमेस्टर के लिए आज हम लोग चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन। रौलट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में और पुनः दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में इसका समर्थन किया गया। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बताया था कि 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना होती है और 1907 तक आते आते उसमें एक धर्म दल का उदय होता है। उसके बाद जो है गांधी जी की सियासत में इन आंदोलनों में उनकी सहभागिता होती है और यहाँ से आंदोलन का जो डायमेंशन है वो जो है बिल्कुल बदल जाता है। आप जानते हैं कि गांधी जी अहिंसा के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था तो ये असहयोग आंदोलन तो भारत में गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में और पुनः दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में इस असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया। असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का भी देखने में आया। इस असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के 2 भाग थे, जिसमें एक रचनात्मक तथा दूसरा नकारात्मक इसका पहलू था। रचनात्मक कार्यक्रमों में शामिल जो था वो राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना, अस्पृश्यता का अंत, हिंदू मुस्लिम एकता और स्वदेशी का प्रसार और कताई एवं बुनाई को बढ़ावा देना था। और नकारात्मक जो कार्यक्रम थे इस आंदोलन के, सरकारी उपाधियों, प्रशस्ति पत्रों को लौटाना, सरकारी कॉलेजों, स्कूलों, अदालतों, विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार, सरकारी उत्सवों समारोह का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी का प्रचार और अवैतनिक पदों से तथा स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्यागपत्र देना आदि सम्मिलित था। फिर उसके बाद गांधी जी के इस आह्वान पर पूरे मुल्क में लोगों ने सरकारी की उपाधियों को, प्रशस्ति पत्रों को लौटाया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार प्रारंभ हुआ और स्वदेशी को अपनाने की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा और बहुत ही इसका अच्छा रिस्पांस देखने में आया। फिर उसी दौरान एक घटना घटित होती है जिसको चौरी चौरा कांड के नाम से इतिहास में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक भयानक घटना घटित होती है जो चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित है। इस घटना के अंतर्गत भीड़ ने पुलिस के 21 जवान व थानेदार को थाने में बंद करके आग लगा दी। चौरी चौरा की इस घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र ही असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। एक घटना और काकोरी कांड के नाम से भी आपने सुनी होगी इतिहास में। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के उद्देश्यों में शामिल था
कि संगठित सशस्त्र क्रांति के द्वारा ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करके एक संघीय गणतंत्र की स्थापना की जाए, जिसे संयुक्त राज्य भारत कहा जाए। इस आंदोलन की सफलता के लिए शस्त्र और धन एकत्र करने के लिए राजनैतिक डकैतियों सहित राजनैतिक अपहरण व हिंदुस्तानी रिपब्लिकन की अनेक शाखाएं स्थापित करने का प्लान तैयार किया गया। इस उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर गेट डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। सरकार ने समूचे षड्यंत्रकारियों का पता लगाकर 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, इशफाकुल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लहरी आदि पर मुकदमा चलाकर उनको फांसी दे दी गई। और आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद, जिनको तो अंग्रेज जिनको गिरफ्तार नहीं कर सके थे, इलाहाबाद के प्रयागराज के आज़ाद पार्क, जिसको अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी ने अंग्रेजों का सामना करते हुए स्वयं को, अपने आप को उन्होंने गोलियों से शहीद कर लिया और शहादत को प्राप्त किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि स्वराज दल का उदय होता है, जो मार्च 1900, ये भी कांग्रेस का ही एक अंग है, समझ लीजिए कि मार्च 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इलाहाबाद में एक सम्मेलन कर स्वराज दल की स्थापना की। इस नए दल को कांग्रेस के अंदर ही समूह के रूप में कार्य करना था। इसने कांग्रेस के कार्यक्रम को ही स्वीकार किया, जो गांधी जी का विचारधारा थी कि अहिंसात्मक तरीके से अस्पृश्यता का अंत, हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना और स्वराज्य के लिए की प्राप्ति के लिए अपनी मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना, इसका प्रमुख कार्यों में सम्मिलित था। इस नए दल को कांग्रेस के अंदर ही समूह के रूप में कार्य करना था, इसलिए इसने कांग्रेस के कार्यक्रम को ही स्वीकार किया। इसने नवंबर 1923 में होने वाले चुनाव में भी प्रतिभाग करने का विचार किया। नवंबर 1923 में विधानमंडलों के चुनाव हुए। स्वराज दल को इसमें अच्छी सफलता मिली। केंद्रीय विधानमंडल और सेंट्रल प्रोविंसिल में उनके चुने हुए सदस्यों को स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में बहुमत न मिलने पर भी वे एक मजबूत दल के रूप में सामने आए। अन्य प्रांतों में भी कुछ सीटें स्वराज दल को मिली। केंद्रीय विधानमंडल में स्वराज दल के नेता मोतीलाल नेहरू थे, जबकि बंगाल में चित्तरंजन दास ने इसका नेतृत्व किया। प्रांतीय विधानसभाओं में भी स्वराज दल ने कुछ कार्य किए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि साइमन कमीशन, एक कमीशन अंग्रेजों की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से भारत में भेजा जाता है। जो 1919 का एक्ट, रौलट एक्ट था, उस एक्ट में यह भी प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद यह देखा जाएगा कि वर्तमान एक्ट कहाँ तक उपयोगी साबित हुआ। अतः यह जांच आयोग 1929 में बैठना था। इंग्लैंड की बदलती हुई परिस्थितियों के कारण वहां की अंगार पार्टी ने यह कमीशन 1927 में, यानी 2 साल पहले ही नियुक्त कर दिया। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के कारण इस कमीशन का नाम ही उनके नाम पर रखा गया, जिसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था। अतः इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं।
कमीशन के भारत आगमन से पूर्व ही इसका विरोध प्रारंभ हो गया। देश के सभी प्रमुख नगरों में नवयुवकों ने हड़ताल करके काली झंडियां दिखाकर और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से इनका स्वागत किया गया। केंद्रीय विधानसभा ने भी साइमन कमीशन का स्वागत करने से मना कर दिया। अतः लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया। पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाजपत राय पर लाठी से प्रहार किया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई और उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई थी 1930 में, इसमें यह माना गया कि प्रांतों में प्रचलित दोहरे शासन का प्रयोग सफल नहीं रहा और इसे समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की जाए। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए गवर्नर जनरल और गवर्नरों को विशेष अधिकार देने की बात कही गई। शक्तिशाली केंद्र सांप्रदायिकता के आधार पर मताधिकार बढ़ाने, सेना का भारतीयकरण करने, विधानमंडल का पुनर्गठन और गिरह सरकार की शक्ति में कमी और देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व की बात भी इस कमीशन के द्वारा की गई। इसके साथ ही वर्मा को भारत से और सिंध को बंबई प्रांत से अलग करने को कहा गया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को भी पूरी तरह प्रांत का स्तर देने से मना कर दिया गया और संविधान को लचीला बनाने की भी बात की गई। भारतीयों ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। इसमें क्योंकि भारतीयों के आकांक्षाओं के अनुरूप कहीं भी औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना की बात इसमें नहीं कही गई थी। इस कमीशन की रिपोर्ट 1935 के एक्ट का भी आधार बनी और ब्रिटिश सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित हुई, जो आगे 1945 का भारत शासन अधिनियम के नाम से नया एक वजूद में आया। फिर आपने सुना होगा बारदोली सत्याग्रह के बारे में। ये सूरत के बारदोली तालुके में 1928 में किसानों द्वारा लगान की अदायगी का लगान को न अदा करने का एक आंदोलन चलाया गया। बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने संभाला। बढ़ी हुई लगान के विरुद्ध सरकार को पत्र लिखकर वल्लभ भाई पटेल ने जांच कराने की मांग की। वल्लभ भाई पटेल द्वारा लगान न अदायगी हेतु किसानों को संगठित किया गया तथा वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। गांधी जी ने इस आंदोलन की सफलता पर कहा कि बारदोली संघर्ष चाहे जो कुछ भी हो, यह स्वराज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं है, लेकिन इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज्य के करीब पहुंचा रही है। बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। एक न्यायिक अधिकारी ब्रूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने सारे मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 30% लगान बढ़ोतरी गलत थी, अतः इसे घटाकर 6.03% कर दिया गया। नेहरू रिपोर्ट का आपने नाम जरूर सुना होगा। भारतीय सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीयों को एक ऐसे संविधान निर्माण की चुनौती दी जो सभी को मान्य हो। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया। 28 फरवरी सन 1928 ईस्वी को एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें 29 संस्थाओं ने भाग लिया। 10 मई 1928 को बंबई में दूसरी बैठक हुई, जिसमें 8 व्यक्तियों की एक समिति को भावी संविधान की रूपरेखा तैयार करने को कहा गया। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और सदस्य सुभाष चंद्र बोस, सर इमाम अली, सर तेज बहादुर सप्रू, जी आर प्रधान, एम एस अड़े, शोएब कुरैशी
व सरदार मंगल सिंह थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 1928 में प्रकाशित की, जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशें निम्न प्रकार से थी: भारत को डोमेनियन स्टेट, अधिराज्य का दर्जा दिया जाए। भारत एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। मंत्रिमंडल निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर ही रहेगी। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार नहीं की गई। नागरिकता को परिभाषित करते हुए मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार न करने के कारण मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया और मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग से एक 14 सूत्रीय योजना पेश की। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। राष्ट्र के सिद्धांत। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि युवा नेता डोमेनियन राज्य की मांग पर असंतुष्ट थे और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। अंत में 1928 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता के 16वें अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया कि यदि अंग्रेज सरकार 1 वर्ष के भीतर भारत को डोमेनियन राज्य का दर्जा नहीं देती है तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बना लेगी। अंग्रेज सरकार द्वारा 1 साल के भीतर डोमेनियन स्टेट का दर्जा न देने के कारण जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया और 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा लहराया। तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।